नमस्कार, स्वागत है आपका INS24/7 के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश दुनिया की तमाम खबरों से चलिए आपको रूबरू कराते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले 5 बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो 5 का पंच में सबसे पहले हम आपको बताएंगे भारतीय जहाज पर हमले की। जिस तरह से लाल सागर में यमन के पश्चिमी तट के पास भारतीय झंडे वाले कारोबारी जहाज पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने विस्फोटकों से लदी ड्रोन बोट के जरिए हमला किया, जिससे जहाज डूब गया। हालांकि जहाज पर सवार जो सभी 14 क्रू मेंबर थे उन्हें सुरक्षित बचाया गया है। 13 भारतीय और एक यमन का नागरिक भी शामिल है। देखिए दूसरी खबर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, स्क्रीन पर देखिए, संसद में संग्राम की, क्योंकि आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा दिखाई दिया। संसद में जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर और जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। तीसरी खबर आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां रांची से एक खबर है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। चौथी खबर है दतिया, जहां हार के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी जिला संगठन को भंग कर चुकी है। जीत से उत्साहित कांग्रेस है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सभी विभागों और प्रकोष्ठों को भंग कर दिया गया है और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। सबसे अहम लास्ट 5वीं खबर आपको बताएंगे, साई कैबिनेट की, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। तो राज्य में 500 करोड़ रुपए के बजट से 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ AI मिशन शुरू किया जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे 5वीं खबर के बाद सबसे पहले और सबसे अहम खबर क्या है। जिस तरह से बात करें यमन की, यमन के पश्चिमी तट के पास भारतीय झंडे वाले कारोबारी जहाज पर हमला हो गया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर कई तरह के गंभीर जो है वो परिणाम और चिंता इसको लेकर जताई गई है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने विस्फोटकों से लदी ड्रोन बोट के जरिए जहाज को निशाना बनाया है, जिसके बाद जहाज डूब गया। हालांकि ये बड़ी राहत रही है, देखिए कि जहाज पर जो सभी सवार 14 क्रू मेंबर थे उन्हें सुरक्षित बचाया गया है, जिनमें 13 भारतीय थे, एक यमन का नागरिक भी शामिल था। हालांकि भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और यह भी कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर पैनी निगाह बनाए हुए हैं, स्थिति पर नजर बनी हुई है और यमनी अधिकारियों के साथ लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, समन्वय बैठाने की कोशिश की जा रही है। जहाज डूबा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यमन के पास भारतीय जहाज पर जिस तरह से हमला हुआ, भारतीय झंडे वाला जहाज, हूती विद्रोहियों पर हालांकि हमले का आरोप है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कारोबारी जहाजों पर हमले तुरंत बंद हो जाने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही और वैश्विक व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए स्पष्ट नहीं है कि जहाज पर हमला किसने किया, लेकिन सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने इस हमले के लिए हूती विद्रोहियों पर आरोप लगाए हैं। लाल सागर में जहाजों पर हुए हालिया हमलों की हालांकि ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इसी साल फरवरी में आपको याद होगा जब ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किए जाने के बाद कुछ टैंकर इस वैकल्पिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे। हालांकि बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उस पर गहरी चिंता भी जताई गई थी। और इसी विषय पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए। अलूने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS24/7 पर। और जिस तरह से अगर हम भारतीय झंडे वाले जहाज की बात करें, हूती विद्रोहियों ने हमला किया है, तो अब क्या भारत इसे सिर्फ समुद्री सुरक्षा का मामला मानेगा या फिर अपनी संप्रभुता या फिर राष्ट्रीय हितों पर सीधे चुनौती इसे माना जाए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाल सागर चूंकि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लाल सागर का एक जो रास्ता है उसी से भारत का यूरोप और अफ्रीका से व्यापार होता है
और ये जो लाल सागर का समुद्री मार्ग है ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है। तो यदि इस मार्ग पर भी भारत के जहाजों पर हमले हुए तो भारत के लिए व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हार्मुज को लेकर तो भारत के हित प्रभावित हो ही रहे हैं। तो ऐसे में जबकि हिंद महासागर की भारत बहुत बड़ी शक्ति है और अंततः ये जो जहां पर हमला हुआ है वहां से हिंद महासागर जुड़ता है, तो ऐसे में ये भारत की संप्रभुता पर हमला है और अब वो समय है भारत को बताना पड़ेगा कि भारत हिंद महासागर की कितनी बड़ी ताकत है। खासकर हूथियों ने यदि यह हिम्मत की है तो भारत के, आपको याद होगा कि यमन में जो एक सिस्टर जिनको फांसी की सजा हुई थी उसको बचाया भी गया। तो यहाँ पर हूथियों को लेकर हमको बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय को कूटनीति से ज्यादा रणनीतिक तौर पर भी यह संदेश देने की जरूरत है कि अब यदि भारत के जहाजों पर हमला हुआ तो भारत सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब भारत इस, आप देखिएगा कि हार्मुज को लेकर अब लाल सागर में सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो भारतीय प्रभावित हो रहे हैं, चाहे झंडा यमन का हो, चाहे झंडा पनामा का हो या चाहे झंडा भारत का हो। लेकिन अंततः इस पूरे इलाके में अधिकांश जो व्यापारिक जहाज होते हैं वहां पर भारत से जो संबंध रखने वाले। अलूने जी देखिए, अमेरिका, खाड़ी देश, भारत के ईरान, तमाम ऐसे देशों से अच्छे संबंध रहे हैं, तो ऐसे में कूटनीतिक संतुलन बनाने की भी जरूरत है, सुरक्षा भी जरूरी हो, सुनिश्चित हो जाए, और दूसरी तरफ रिश्ते भी प्रभावित ना, उसका भी ध्यान रखना होगा भारत को। नहीं देखिए श्वेता जी, बिल्कुल आप सही कहते हैं। सऊदी अरब से भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, संयुक्त अरब अमीरात से भी और ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उन रिश्तों का फायदा जो है वो भारत को मिलता नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि अब भारत को आक्रामक तौर पर संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि यदि हूथियों ने हमले किए हैं तो सऊदी अरब की भी जवाबदेही बनती। वो इलाका जो है वो सऊदी अरब से भी लगता हुआ इलाका है, तो क्या हम अच्छे रिश्तों के बूते इन देशों को कड़े संदेश नहीं दे? दरअसल अब समय है श्वेता जी कि भारत को सैन्य कार्रवाई के तौर पर कड़ा संदेश देना पड़ेगा, तभी भारतीय जो जहाज है उन जहाजों पर हमले रुकेंगे, क्योंकि चाइना के जहाजों पर अभी हमले नहीं हो रहे हैं, दूसरे देशों के जहाजों पर हमले नहीं हो रहे हैं। अंततः भारतीय क्यों इसका जो है वो परिणाम भुगत रहे हैं। तो अब वो समय है भारत को सैन्य कार्रवाई का डर दिखाना पड़ेगा, खासकर अलूने जी ठीक है आपने कि विरोध दर्ज कराने से ज्यादा अच्छा है कि अपनी नौसैनिक मौजूदगी जो है वो दर्ज करवानी और आक्रामक तरीके से आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और दूसरी सबसे अहम खबर आपको बताते हैं, क्योंकि जब से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, लगातार कार्रवाई जो है वो स्थगित होती रही है, हंगामेदार जो स्थितियां हैं वो लगातार बनती रही और आज भी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा दिखाई दिया है। लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते बाधित हो गई। इससे पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक लगातार मार्च निकाला। विपक्ष जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला हो इसे लेकर, या फिर जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर सरकार को यदाकदा घेर रही है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। हालांकि सरकार परिसीमन पर चर्चा के लिए 16 से 18 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र भी बुला सकती है, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ करीब 50 मिनट तक इस मुद्दे पर बातचीत की है। विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए संसद में बिल पर चर्चा हो, सरकार ये चाहती है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से जंतर मंतर, लाठीचार्ज, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर गृह मंत्री का जवाब मांग रहा है। क्या सरकार इन मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, या फिर जिस तरह का गतिरोध लगातार विपक्ष पैदा कर रहा है, मुद्दे पीछे नहीं छूट रहे? देखिए, अगर हम बात करें, लगातार गतिरोध बना हुआ है और उसके चलते जो सदन की कार्रवाई है वो बाधित भी हो रही है। हम देखते हैं कि सुबह से ही जैसे ही संसद की शुरुआत होने वाली होती है, 10 बजे के आसपास तमाम जो विपक्षी सांसद है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। आज भी हमने देखा कि गांधी स्टैच्यू से एक जो प्रोटेस्ट मार्च है वो निकाला गया और पोस्टर बैनर हाथ में देखने को मिले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सदन में अंदर क्यों नहीं आ रहे, इस तरीके के पोस्टर लेकर तमाम जो विपक्षी सांसद है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ। और इस बीच जो सदन के अंदर की बात की जाए, चाहे वो राज्यसभा की बात
बात की जाए या फिर लोकसभा की बात की जाए, इसको लेकर गतिरोध जो है बना हुआ। आज हमने देखा कि जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनकी भी जो बैठक है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी के साथ में देखने को मिलती हुई नजर आई। उसमें गतिरोध तोड़ने को लेकर सीधे तौर पर चर्चा हुई है और उसके साथ साथ एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि एक संसद का जो विशेष सत्र है वो सरकार बुला सकती है। 17 अगस्त से जो संसद का विशेष सत्र है वो सीधे तौर पर जो है बुलाया जा सकता है और इसमें जो डिलिमिटेशन वाला बिल है इसको लेकर जो सरकार है वो आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में जहां एक और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और गतिरोध किस प्रकार से तोड़ा जाए इसको लेकर रणनीति बनाने का काम जो है सत्ता पक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ जो बिल लाने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से, उसमें विपक्ष का रुख किस तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, कांग्रेस का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी सरकार जो है लगातार जो विपक्षी नेता उनसे बातचीत कर रही है। तो बिल्कुल बातचीत हो रही है और अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए, दिल्ली में तो आपने जिस तरह से जंतर मंतर में प्रदर्शन देखा था, लेकिन झारखंड रांची में भी इसी तरह से परीक्षाओं को लेकर, अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन जो है वो चरम पर पहुंच गया है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन और 12वां दिन आज है। परीक्षा रद्द करने को लेकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। और इस बीच जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सोनम वांगचुक से फोन पर बातचीत की है। ये देखिए तस्वीर सामने आई है। भूख हड़ताल हालांकि उन्होंने खत्म कर दी है, लेकिन उनका जो अनशन है वो लगातार जारी है, जिसके बाद महतो पानी पीने को तो राजी हो गए। वांगचुक ने भरोसा ये भी दिला दिया है कि जल्द ही रांची आकर प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। देखिए, एक तरफ भारी बारिश लगातार चल रही है, सैकड़ों छात्र आंदोलन स्थल पर डटे हैं। इस पूरे मामले को लेकर 7 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया गया है। छात्रों की ये मांग है कि जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाएं रद्द की जाएं, पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई हो। हालांकि राज्य सरकार छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाने का बाकायदा निर्णय कर दिया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ये कह रहे हैं कि जब तक जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर निष्पक्ष जांच की बात नहीं होती है, अभ्यर्थियों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता है, तब तक उनका सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। अब देखिए, आप ये भी समझिए कि देवेंद्र नाथ महतो है कौन और क्या है ये प्रमुख छात्र नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जो वर्तमान में रांची में प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के मुख्य चेहरे के रूप में उभर कर इस समय सामने आए हैं। और उन्होंने अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा बुंडू से पूरी की थी और पेपर लीक परीक्षा, छात्रवृत्ति, भर्ती नियम, आरक्षण नीति जैसे तमाम ऐसे मुद्दों को वो यदा कदा उठाते रहे हैं और झारखंड में पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर अनशन और आंदोलन कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। तो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जिस तरह का प्रदर्शन चल रहा है वो आपको बताते हैं। प्रदर्शन क्यों हो रहा है? किसान हो, सामान्य परिवार हो, ओएमआर में नॉट अटेम्प्टेड का 5वां विकल्प जोड़ने की मांग की जा रही है। वहीं विवादों में 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स कट ऑफ तय करने में गड़बड़ी का भी आरोप है। और चलिए, आप दतिया उपचुनाव तो आपको याद ही, जिस तरह से लगातार दतिया उपचुनाव में अब एक के बाद एक्शन हो रहा है, लगातार सियासत हमने देखी किस तरह से होती रही, वादे, आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा और अब
दतिया उपचुनाव रिजल्ट के बाद मध्य प्रदेश में सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दरअसल रिजल्ट में हार के बाद बीजेपी ने जिला संगठन को भंग कर दिया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो बिना किसी का नाम लिए चुनाव में कथित भीतरघात का आरोप लगाते हुए दिखाई दिए। वीडियो में वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। तो वहीं नाराजगी की चर्चाओं के बीच पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया है। स्थिति उन्होंने अपनी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अपने और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच मतभेद की जो खबरें आ रही थी उसे लेकर उन्होंने कहा है कि भाई ये पूरी तरह से भ्रामक है और असत्य है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आशुतोष तिवारी उनके अनुज के समान है। दोनों के बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। इधर उपचुनाव में हार के बाद दतिया के कांग्रेस के दिग्गज नेता अवधेश नायक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए दतिया उपचुनाव हार के बाद बीजेपी जिला संगठन भंग, वायरल वीडियो, भीतरघात की चर्चाएं के बीच घिरी हुई है। फिलहाल पार्टी के अंदर किस तरह का माहौल चल रहा है और आला कमान अब आगे क्या कुछ और कदम उठाएगी? देखिए, चूंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं में क्या चल क्या रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दतिया में हर एंगल से भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी नजर आई कि जिसके संदर्भ में खूब चर्चा हुई। सामान्यतः चुनाव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये दूसरा बाई इलेक्शन है। हमने देखा था कि इसके पहले भी विजयपुर बाई इलेक्शन हुआ था, तब वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां थी जिसके कारण भाजपा हारी थी, और वही रिपीटेशन दतिया में नजर आया। अब चूंकि संगठन को ये लगता है कि अनुशासन का डंडा चलाकर जो है चीजों को ठीक किया जा सकता है, तो अनुशासन उस तरीके की कार्रवाई जो है भाजपा संगठन ने कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसकी कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि कहां तक के ये पहुंच पाएगी कार्रवाई, तो नरोत्तम मिश्रा का नाम जरूर आता है, क्योंकि उनके समर्थकों पे कार्रवाई हो चुकी है। अब नरोत्तम मिश्रा भी शायद ये समझ रहे हैं कि चीजों को संभाल लेना बेहतर है भविष्य के लिहाज से। भविष्य में वो दूसरी जो विधानसभा सीट है उस पर भी डबरा पे भी नजर बनाएंगे कि डिलिमिटेशन में वो सामान्य हो सकती है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं अब जो है चीजों को संभालने की कोशिश शुरू की है। आशुतोष तिवारी को लेके काफी पॉजिटिव पोस्ट किया है, लेकिन आशुतोष तिवारी मानते नजर नहीं आ रहे हैं। फोटो जरूर मुस्कुराते हुए दोनों का जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया है, पर अगर बयानों की बात करें तो आशुतोष अभी भी कहीं ना कहीं ये कहते नजर आ रहे हैं कि धोखा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, और यही बात उन्होंने संगठन के सामने भी कही, तभी जिला कार्यकारिणी भंग की गई। तो फिलहाल भी स्थितियां वैसी ही हैं। नरोत्तम मिश्रा के मसले पर जरूर ये माना जा सकता है कि फिलहाल प्रदेश संगठन कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नजर नहीं आता। जी, तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अनुराग, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए पांचवी और अंतिम खबर आपको बताते हैं। साई कैबिनेट की अहम बैठक हुई सीएम की अध्यक्षता में, जिसमें कई बड़े ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लगी है। और वो कौन कौन से फैसले, चलिए आपको वो भी बताते हैं। राज्य ने 500 करोड़ रुपए की बजट से 5 वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ एआई मिशन शुरू होगा। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थी, 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट ने बीईएमएल के भारी मशीनरी निर्माण संयंत्र के लिए भूमि आवंटन, पीडब्ल्यूडी में WAMIS प्रणाली लागू करने, ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार की बात हो या फिर एडीबी की 15 करोड़ रुपए की अनुदान परियोजना का जिक्र हो, स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी व्यवस्था, CSPDCSL को 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। सरकार ये दावा कर रही है कि इससे निवेश, रोजगार, सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के काम अब पूरी तरह से डिजिटल लोक निर्माण विभाग में WAMIS सिस्टम लागू होगा, यानी कि अब सड़क, भवन निर्माण की स्वीकृति, टेंडर, बिल भुगतान, माप पुस्तिका और गुणवत्ता निगरानी पूरी तरह से ऑनलाइन करने की तैयारी है। अब ऑनलाइन क्यों किया जाएगा वो भी आप समझिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, भुगतान में तेजी आएगी, सरकार का ये दावा है। गांव की सड़क योजना में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना के नियम बदले गए।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।